21,000 क्वेश्चन 7 डेज और एक नीट ड्रॉपर, इम्पॉसिबल। देखो मुझे भी ये लगता था, लेकिन जब तक मुझे ये स्ट्रेटेजी मेरे IITian मेंटोर ने नहीं बताई थी। सो गाइज देखो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा नाम भावना मेहरा है और मैं नीट 2026 की ड्रॉपर हूँ और मैं नीट में 2 बार फेल भी हो चुकी हूँ। मेरे सारे रिश्तेदार मुझसे पूछते हैं कि बेटा आप क्या करोगे, आगे का क्या प्लान है। मेरे जितने भी स्कूलमेट्स हैं, फ्रेंड्स थे, वो सब कॉलेज में सेटल हो चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी सोसाइटी मुझे जज करती है और कभी कभी मैं खुद को भी जज करती हूँ। लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट है। इस बार मैंने दिए हैं अपने आप को 5 मंथ चैलेंज नीट के लिए, नीट तक। और इस बार मेरा सबसे बड़ा वेपन है मेरे IITian मेंटोर की स्ट्रेटेजी, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में JEE मेंस और JEE एडवांस क्लियर किया था और उनको मिला था IIT दिल्ली, और उन्होंने मुझे ये बिलीव करवाया है कि एक ड्रॉपर भी एक विनर बन सकता है। तो गाइज ये कोई सीरीज नहीं है, ना ये कोई स्टडी व्लॉग है, ये है एक प्योरली रिडेम्पशन स्टोरी जो मुझे मेरे IITian मेंटोर ने बताई थी। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि भावना ये तुम्हारा 3rd अटेम्प्ट है, जस्ट कि गिव अप कर दो। बट मैं और मेरे IITian मेंटोर का मानना ये है कि हमें अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं करना चाहिए। और गाइज अगर आपको मेरा ये 11 डे का टारगेट जो मैंने 7 डेज में कंप्लीट किया है वो पता लगेगा तो आप लोग भी शॉक हो जाएंगे, क्योंकि जो मैंने इस 7 डेज में अचीव किया है वो शायद आपके पूरे मंथ का टारगेट हो सकता है। ये मैं आपको फ्लैक्स करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए बताने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे जैसी लड़की जो नीट में दो बार फेल हो चुकी है और ये 3rd टाइम ड्रॉपर है, वो एक अच्छी IITian मेंटोर की स्ट्रेटेजी से वो ये सब अचीव कर पा रही है, तो आप भी ये सब अचीव कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी IIT मेंटोर का एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी R by R, IITian टेस्टेड टेक्निक्स जो आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो मैं बहुत बार करती थी जो मेरे मेंटोर ने मेरे को सही करने में मेरी हेल्प की। और सबसे लास्ट चीज जो कि है कि अगर हमें सही गाइडेंस मिल जाए और सही मेंटोर मिल जाए तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं डे 11 की जर्नी जो मेरे IITian मेंटोर ने मुझे बताई थी। और आई प्रॉमिस कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल वांट टू शेयर दिस वीडियो विद एवरी नीट एस्पिरेंट यू वांट। तो गाइस जल्दी से लाइक कर दो। और हाँ, जब मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनी देखी थी लास्ट 7 डेज की तो मैं खुद शॉक थी, क्योंकि मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने इतना सब कुछ अचीव कर लिया। लाइक 21,000, यस गाइज यू आर हियरिंग राइट, कि मैंने 21,000 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और वो भी एक IITian मेंटोर की स्ट्रेटेजी की हेल्प से। सो इसमें मैंने किए थे बायोलॉजी के पूरे 800 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 700 क्वेश्चन और फिजिक्स में 600 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और मतलब पूरे एवरेज मिला के मैं 300 क्वेश्चन करती थी दिन का। सो गाइज मुझे ये स्ट्रेटेजी मेरे IITian मेंटोर ने बताई थी, जिन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी कि कंसिस्टेंसी बीट इंटेंसिटी, जिसमें उन्होंने मुझे सिखाया था कि बिना डाउट किए 300 क्वेश्चंस करना है बिना एक्सक्यूज किए। बट जब मैं फर्स्ट डेज में ही करने लगी तो मैं पहले ही दिन सिर्फ 180 क्वेश्चंस कर पाई 300 में से, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डाउट होने लगा और खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब बिलीव सा चला गया। तब उन्होंने मुझे एक बात बताई कि डोंट वेट फॉर द बेस्ट फर्स्ट डे, हमें बस कंसिस्टेंसी उस चीज़ को प्रूफ करते, मतलब उस चीज़ को कंटिन्यू करते जाना है और फिर वो चीज़ सच हो जाती है। क्योंकि उन्होंने भी स्टार्टिंग में यही अप्रोच लगाई थी अपनी JEE के लिए, और अब मैं यही अप्रोच अपनी नीट में अडेप्ट कर रही हूँ। और गाइज जब मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा विश्वास हो रहा है कि व्हेन यू हैव द राइट मेंटोर तो मैजिक होने लगता है और आप अपने ऊपर डाउट करना बंद कर देते हैं। ये है मेरा एक्चुअल स्ट्रेटेजी प्लान जो मैंने और मेरे IITian मेंटोर ने साथ बैठ के फाइनलाइज किया है, और उसके बाद हम संडे को मतलब पिछले वीक का एनालाइज करते हैं और आगे वाले वीक का भी एनालाइज करते हैं। तो इसमें मैंने अपने डे 5th में मैंने क्या किया था, अपने बायोलॉजी के मैंने किए थे आई गेस 120 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और उसके बाद मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में 90 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें मैंने DPPs वगैरह सॉल्व की थी। और फिजिक्स में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन करने में मेरा इतना दिमाग खराब हो गया था क्योंकि कुछ क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे। फिर उसके बाद मैंने अपने IITian मेंटोर को मतलब मैसेज किया और मैं बहुत इरिटेट हो चुकी थी उस टाइम तक। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि भावना समटाइम्स यू नीड टू स्टॉप एंड देन कम बैक लेटर, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी उन्होंने अपने JEE में लगाई थी। और उसके बाद मैंने जब एक्चुअली में थोड़ा सा रिफ्रेश माइंड के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की तो वो हो गया। मतलब मैं जब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते करते, तो हमें इजी टॉपिक्स भी डिफिकल्ट लगने लग जाते हैं। तो सो गाइज डे 6 में मैंने किए थे बायोलॉजी के पूरे 115 क्वेश्चंस, फिजिक्स में मैंने किए थे 85 क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री में मैंने किए थे 105 क्वेश्चंस, और सारा का सारा मिला के ऑन एन एवरेज 300 क्वेश्चन बन गया होगा। और उसके बाद स्टडी आवर्स मेरे ज़्यादा नहीं हुए थे, 10.5 आवर हुए थे, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट ही कर रही थी अपनी नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन। तो इसमें मैंने कुछ पढ़ा था बायोलॉजी का, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी थी क्योंकि वही आ रहा था।
और केमिस्ट्री थोड़ा सा स्मूथ चला था, IUPAC पढ़ना था और एक सॉल्यूशन पढ़ना था। तो सॉल्यूशंस मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, उसमें कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कहीं कहीं किसी किसी टॉपिक में, तो थोड़ा स्लो हो गया था। और फिजिक्स मेरा है ही स्लो, और फिजिक्स में भी थोड़ा टाइम लग गया। फिर उसके बाद आता है मेरा डे 7, जिसमें मैंने बायोलॉजी में किए पूरे 115 क्वेश्चंस, फिजिक्स में किए थे मैंने 95 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री में मैंने किए थे 90 क्वेश्चंस। तो मिला जुला के सबका 300 क्वेश्चंस बन गए थे। और पिछले दिन से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने आज पढ़ा था, 11.5 आवर्स की ऑलमोस्ट स्टडी हो गई थी मेरी। और इसमें मैंने किए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने पढ़ी थी, उसके आगे का भी मैंने पढ़ा था। फिर उसके अंदर थोड़ी सी मैकेनिक्स पढ़ी थी, थोड़ा मैकेनिक्स का मेरा वीक है तो वहाँ मैंने एक्स्ट्रा फोकस दिया। बायोलॉजी में मैंने सेल स्ट्रक्चर और सेल साइकिल वगैरह पढ़ा था, जो कि ईजी ही था। और केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा था IUPAC के कुछ ऐसी पॉइंट्स जो मेरे थोड़े वीक है। तो वहाँ मेरे आईआईटी मेंटर ने मुझे एक चीज़ बोली कि हमें अपने जो वीक एरियाज है उसको इनहेंस करना चाहिए, थोड़ा सा उस पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि ऐसे उनको छोड़ नहीं सकते, उनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। सो गाइज, अब आता है मेरा डे 8 और इसमें मैंने बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, 125 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। केमिस्ट्री में मैंने किए थे 110 क्वेश्चन सॉल्व और फिजिक्स में मैंने किए थे 85 क्वेश्चन सॉल्व। तो आज के दिन मैंने पूरे 315 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मतलब उतने ही ऑन एन एवरेज। और स्टडी आवर्स मेरे हुए थे 12.5 और इसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाई की थी। और आज मैंने अपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मतलब स्टार्टिंग के टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए थे, मैकेनिक्स के क्वेश्चन किए थे, और मतलब बहुत सारे मॉड्यूल्स के जो इन अंदर के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी सॉल्व किए थे। और ये सब मैंने अपडेट जब अपने मेंटोर को दी थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि भावना, दिस इज योर पोटेंशियल, नाउ मेक इट योर स्टैंडर्ड। और मुझे ये बात सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। और केमिस्ट्री में इसी फ्लो में आते आते मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व हो गए और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आता है मेरा डे 9, जिसमें बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा, मतलब ऑनेस्टली बताऊँ तो मतलब मैंने बायोलॉजी किए थे 105 क्वेश्चन और केमिस्ट्री फिजिक्स के मैंने किए थे 95 क्वेश्चन। तो मेरे 295 कुछ ऐसे बने थे और ज़्यादा मैंने पढ़ा भी नहीं था, लाइक 10.5 आवर्स मैंने पढ़ा था, लाइक 10.5 घंटे ही पढ़ा था मैंने। और इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आ रहा था, क्योंकि शायद मैं पिछले दिन से की वजह से मैं थक गई थी और मुझे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आ रहा था। और फिर जब मैंने अपने आईआईटी मेंटर को बताया कि मेरे टारगेटेड 300 क्वेश्चन से थोड़े से कम हुए हैं, तो उन्होंने मुझे एक बहुत गोल्डन रूल बताया, जो अपनी आईआईटी की स्टोरी सुनाई थी। फिर उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि हमें कंसिस्टेंसी को मतलब फॉलो करना चाहिए। लाइक ऐसे नहीं कि परफेक्शन में लगे पड़े हैं, परफेक्शन के पीछे हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो उसके बाद से मुझे थोड़ा ठीक लगा कि हाँ, और फिर से मोटिवेशन भी आया कि अब अगले मतलब नेक्स्ट डे में बहुत अच्छा करने वाला। सब ये था मेरा डे 10 और इसमें मैंने बायोलॉजी के 110 क्वेश्चन किए थे, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी, पिछले टेस्ट का भी इंक्लूडेड था। और फिजिक्स में मैंने किए थे 85 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी जिसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ 11th का मैंने नहीं किया था कुछ भी, 12th का ही रिवाइज किया था। और केमिस्ट्री में मैंने शायद 100 किए थे क्वेश्चन, तो ये भी 300 तो नहीं हो पाए थे पूरे, बट 295 या कुछ ऐसे करके हुए होंगे। और स्टडी आवर्स हुए थे मेरे 11 आवर्स। ये भी मतलब इसमें मैंने बहुत सारा किया था, बहुत सारा रिवाइज किया था, तो मेरे को डिमोटिवेटिंग तो नहीं लग रहा था। बट हाँ, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाए क्योंकि उसमें मुझे रिविजन भी करना था, तो टाइम थोड़ा उसमें चला गया। ये है मेरा डे 11 का स्टडी आवर्स और इसमें मैंने बायोलॉजी के किए थे 115 क्वेश्चंस और फिजिक्स के किए थे मैंने 90 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री में मैंने किए थे कुछ 105 क्वेश्चन, जो कि ठीक है, वो 300 तो कंप्लीट नहीं हुआ होगा। और स्टडी टाइम था मेरा पूरा 10.5 आवर्स, थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था 11 आवर्स, मतलब थोड़ा डे 11 मेरा, क्योंकि बहुत सारा पिछला भी मेरे को रिवाइज करना था, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी थी और पिछला बहुत सारा रिवाइज करना था, पिछले टेस्ट का भी और इसका भी, तो मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था ये वाला। तो अब आपको लग रहा होगा कि भावना 300 क्वेश्चन एक दिन में, तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, बस आपको मेरे को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगी जो मेरे मेंटोर ने मुझे बताई थी। तो जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी तो मुझे उन्होंने एक बात बताई थी कि नीट और जेईई में एक चीज़ फॉलो करनी होती है विच इज़ कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं रादर देन कि हम लोग लेक्चर देखते रहें या फिर सिर्फ पढ़ते रहें, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी तभी आती है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। और जो स्ट्रैटेजी उन्होंने अपने आईआईटी दिल्ली के लिए स्ट्रैटेजी लगाई थी, वो स्ट्रैटेजी अब मैं अपने नीट में अडेप्ट कर रही हूँ मेरे मेंटोर की हेल्प से, और वही स्ट्रैटेजी अब मैं आपको बताऊंगी। तो मॉर्निंग में मेरा क्या सेशन रहता है कि मैं
8 बजे तक सब अपना काम निपटा के अपने स्टडी टेबल में बैठ जाती हूँ और 8 से 12 पूरा मेरा सेशन चलता है बायोलॉजी का, जिसमें मैं 4 घंटे स्ट्रेट क्वेश्चंस करती हूँ बायोलॉजी के। और उसमें मेरा टारगेट होता है कि 100 से 120 क्वेश्चन कर लेती हूँ मैं, जिसमें मैं अपना रिवाइज भी कर लेती हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेती हूँ। और इसके पीछे मेरे मेंटोर का ये लॉजिक है कि सुबह सुबह हमारे जो दिमाग होता है वो फ्रेश होता है एकदम, और उसकी मेमोराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो बायोलॉजी में जैसे कि हम बहुत ज़्यादा रिवाइज करते हैं और बहुत ज़्यादा रिवाइजिंग वाला सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा मेमोराइजिंग वाला सब्जेक्ट है, तो मॉर्निंग में हमारी जो रिटेंशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से हम उसको ज़्यादा मेमोराइज कर पाते हैं। और यही स्ट्रैटेजी उन्होंने अपने उसमें लगाई थी, प्रेपरेशन की जर्नी में लगाई थी, क्योंकि उस टाइम पे फिजिकल सब्जेक्ट जो होता है उनका वो बहुत ज़्यादा मेमोराइजिंग वाला सब्जेक्ट है और यही चीज़ हमारी बायोलॉजी में होती है। तो उन्होंने मॉर्निंग में अपने लिए फिजिकल केमिस्ट्री रखी थी, इसलिए मैंने मेरे लिए उन्होंने बायोलॉजी रखी है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाऊँ और चीज़ों को मेमोराइज कर पाऊँ। सो गाइज, इसके बाद आता है मेरा मिड मॉर्निंग का सेशन, जिसमें मैं ब्रेक लेती हूँ 1 घंटे का पूरा, और उसके अंदर मैं करती हूँ अपने मैं अपना लंच वगैरह करती हूँ और फिर थोड़ा सा रिलैक्स लेती हूँ, थोड़ा सा वॉक वगैरह करती हूँ, सोशल मीडिया चलाती हूँ। और सोशल मीडिया चलाना गिल्ट नहीं है गाइस, क्योंकि मेरे मेंटोर ने बोला था कि हमारे दिमाग को रीसेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा अपने डोपामिन को हिट करना चाहिए गाइस, ताकि हम अपने सब्जेक्ट से बोर ना हो और दोबारा से हम उस पर फोकस कर पाएँ। फिर उसके बाद आता है मेरा 1 से 4 बजे तक का सेशन, जिसके अंदर मैं करती हूँ 3 घंटे की केमिस्ट्री, और उसमें मैं अपना कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं 100 से 90 का क्वेश्चन प्रैक्टिस का टारगेट लेके चलती हूँ, जिसके अंदर जिसके पीछे मेरे मेंटोर का इंसाइट यही है कि जो हमारा ऑप्टिमम लेवल होता है ग्लूकोज का उस टाइम पे वो बेस्ट होता है, तो वही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए केमिस्ट्री में बेस्ट होता है। और उस टाइम पे जब वो अपनी तैयारी करते तो वो ऑर्गेनिक सेशंस अपने तभी रखते थे। केमिस्ट्री सेशन जो कि है आफ्टरनून वाला सेशन, उसके बाद वाला सेशन, उससे थोड़ा से बाद वाला सेशन, जिसमें मैं केमिस्ट्री करती हूँ, उसमें मैं अपने कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर करती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, और ये मैं 3 घंटे तक करती हूँ। और इसमें मेरा पूरा टारगेट होता है जिसकी मैं 90 से 100 क्वेश्चन का टारगेट रखती हूँ, जिसमें मैं समझती भी हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करती हूँ। और इसके पीछे मेरे मेंटोर का इंसाइट्स ये था कि हमारा लंच से पहले जो ग्लूकोज लेवल है उसका लेवल थोड़ा ऑप्टिमम होता है, तो उसके लिए हमारा जो केमिस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो इस टाइम पे इसलिए मैं अपना केमिस्ट्री रखती हूँ, और इस टाइम पे फोकस करना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बेस्ट टाइमिंग होती है इसकी। फिर गाइज उसके बाद मैं लेती हूँ 1 घंटे का पूरा ब्रेक, और उसमें मैं अपना खाना वाना खाती हूँ, लंच करती हूँ पूरा प्रॉपर अपना, और उसमें कोई जंक नहीं लेती। और सबसे गोल्डन टिप जो है, जो कि मैं अपना नैप लेती हूँ उसके अंदर, जो कि बहुत ज़रूरी है। मेरे मेंटोर ने बताई थी कि इसकी वजह से हमारा जो दिमाग होता है वो रीसेट हो जाता है, और हमारी जो स्टडीज़ है या गोल्डन क्या कहते हैं हमारा नैप है, इससे हमारा जो 40% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। और उन्होंने भी अपनी प्रिपरेशन में ये रिलीजियसली फॉलो किया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो ये भी मैं करती हूँ। फिर उसके बाद 5 से 8 बजे तक 3 घंटे मैं फिज़िक्स का सेशन रखती हूँ, क्योंकि अब मैंने पावर नैप ले लिया और मेरे दिमाग को जो भी फोकस था दोबारा से रीगेन हो जाता है, और अब मैं अपने डिफ़िकल्ट टास्क करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। और इसमें मैं अपना टारगेट रखती हूँ कि 90 से 80 तक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं फिज़िक्स के। और इसके बाद इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि इस टाइम पे हमारा जो दिमाग होता है वो हार्ड चीज़ों को लेके वार्म्ड अप हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा फिर गाइस उसके बाद मैं लेती हूँ पूरे 1 घंटे का ब्रेक, और उसमें मैं अपना डिनर करती हूँ, फैमिली टाइम स्पेंड करती हूँ, और थोड़ा अपने दिमाग को रीसेट करती हूँ। उसके बाद मैं 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे पूरा बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। और उसके बाद टाइम जो भी मैंने आज किया है वो रिवाइज़ करती हूँ, पिछला रिवाइज़ करती हूँ, टेस्ट देना होता है तो टेस्ट देती हूँ, बहुत सारी चीज़ जो मेरी बच गई है वो करती हूँ, एक्टिव रिकॉल वगैरह वगैरह कर लेती हूँ। और फिर ये सब करने के बाद लास्ट जो अगला दिन आता है उसका मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं 12 बजे से 12:45 तक मैं अपना अलग टाइम रखती हूँ, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा अपना विजुअलाइजेशन करती हूँ, थोड़ा मैनिफेस्टेशन करती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक वीडियो में सीखा था, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। हम विजुअलाइज़ करते हैं और थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह होती है रात को, और ये सब 12:45 तक करती हूँ, और 1 बजे से पहले सो जाती हूँ, क्योंकि गाइज हमें अपनी स्लीप से ना बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे मेंटोर का ये मानना है कि रात को हमारा जो ब्रेन है वो जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको कंसोलिडेट करता है, तो हमें बिल्कुल भी स्लीप से नेगोशिएट नहीं करना चाहिए। 7-8 घंटे की नींद तो नॉन नेगोशिएबल होती है। तो
यही हमें करना चाहिए और बिल्कुल भी स्लीप साइकिल से बिल्कुल भी हटना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने कभी ऑल नाइटर्स नहीं लगाए, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इस शेड्यूल को फॉलो करने। मतलब मैं इस शेड्यूल को बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो करती हूँ, इस वजह से मुझे इसको ज़रूरत नहीं पड़ी। और ज़्यादा टाइम भी मैं नहीं स्पेंड करती हूँ रात को, ताकि सुबह मेरी नींद अच्छे से खुल जाए। एरर नोटबुक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं वो मैं एक अपनी नोटबुक में लिख लेती हूँ और उसके बाद उसको रिवाइज़ करती हूँ। तो मेरी मेंटोर ने मुझे एक बात बताई थी, जो कि उनके कोचिंग में उस टाइम पे उनको सिखाई गई थी, कि एरर नोटबुक बनाना, जो कि उन्होंने बनाई थी। जो भी हमारे गलत क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे एरर होते हैं, और वो हमारे एक तरीके के लिए हमारा ट्रेजर होता है। और उस टाइम पे वो सब कुछ रिवाइज़ करते थे, जो भी उनकी गलती होती थी। और उसके बाद जो भी जेईई का पेपर था वो 60% उसी गलतियों से आया था। तो हमारा भी पेपर उसी में से आएगा जो हमें नहीं आता है, क्योंकि जो आता है वो तो हम कर ही लेते हैं। तो हमें भी अपनी मिस्टेक नोटबुक, एरर नोटबुक बनानी चाहिए और उसको वीकली एनालाइज करना चाहिए। और फिर उसके बाद आती है एक्टिव रिकॉल, जो कि रिवीजन के लिए बहुत ही मास्टर स्ट्रैटेजी है, जिसमें मेरे IIT मेंटोर ने मुझे ये बताया था कि डोंट बी अ पैसिव लर्नर, बी अ एक्टिव लर्नर। और लर्निंग को भी एक लर्निंग भी मतलब हमें याद भी इतना करना चाहिए। और उसके बाद आती है हमारी उसके बाद आता है हमारा एक्टिव रिकॉल, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मेमोराइजिंग। और उसके बाद आता है हमारा एक्टिव रिकॉल, जो कि मेमोराइजिंग के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। और मेरे मेंटोर ने मुझे ये बोला था कि डोंट बी अ पैसिव लर्नर, बी अ एक्टिव लर्नर, क्योंकि एक्टिव रिकॉल करने से हमारी 300% रिटेंशन पावर बढ़ जाती है, और इसकी वजह से हमें सब कुछ रिवाइज होने लग जाता है और सब कुछ याद होने लगता है, और हमारी मेमोराइजिंग पावर बढ़ जाती है। लेकिन गाइस सच बात बताऊं कि सब कुछ इतना स्मूथ नहीं जाता और सब कुछ ऐसा नहीं जाता जैसे हम कुछ प्लान करते हैं। मेरा भी एक ब्रेक थ्रू पॉइंट आया था, विच इज़ डे 9, और इस दिन मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। मतलब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूलाज या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी, और जो कि मेरे से बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं होते। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने करी, मैकेनिक्स भी करे, बट मेरे से कुछ भी सॉल्व नहीं होता। मुझे इतना डम्ब फील हो रहा था, इतना मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी कि मैंने सोशल मीडिया चलाना शुरू किया, मैंने इंस्टा चलाना शुरू किया, और उसमें मुझे चलाते चलाते पूरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। और उसके बाद मैं और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई, और मुझे ऐसा लगा कि मैं मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में जाना डिज़र्व ही नहीं करती, क्योंकि मैं ये सब कर रही हूँ और मैं 3rd ड्रॉपर होने के बावजूद भी ये सब कर रही हूँ। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, मेरे को रोना आ रहा था, और मैंने ऐसे ही अपने मेंटोर को कॉल किया और बिल्कुल रोती हुई आवाज़ में बताया कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं गिव अप कर दूं। तो फिर मुझे उन्होंने एक बात समझाई, और उस पूरी 15 मिनट की कॉन्वर्जेसन से मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। उन्होंने बोला कि आपको पता है, उन्होंने मुझे कुछ एग्जैक्ट वर्ड्स बोले थे, जो कि मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने मुझे बोला था कि जेईई के कुछ 2 महीने पहले उनकी क्या स्टेट थी। तो उन्होंने बताया था कि उनको भी रोना आता था, उनसे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, और उनको भी ऐसा लगता था कि वो आईडी डिजर्व नहीं करते। बट जो हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, ये हमारे दिमाग का एक ब्रेक थ्रू पॉइंट होता है, ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होता। जब हमारा दिमाग एक्सपैंड कर रहा होता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ एक्सपैंड हो रही होती है, तो हमें ऐसा फील होता है। और जब हमें कंफर्ट फील होता है, वो कोई ग्रोथ का साइन नहीं होता। डिस्कम्फर्ट इज़ अ साइन ऑफ ग्रोथ। ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील हुआ कि हाँ, पहले से तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ और डिस्कम्फर्ट हो रही हूँ। बट ये सब करने के बाद उन्होंने मुझे एक बात बोली कि अभी आप जाके कुछ और पढ़ लो, लाइक फिजिक्स को हटाओ और कुछ और पढ़ लो, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, और इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, रेदर दैन कि हम लोग पूरे दिन एक ही चीज़ जो लिखा है वही पढ़ें। कभी कभी हमारे दिमाग की स्टेट कुछ और होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी करना ज़रूरी होता है। तो मैंने थोड़े फ्लेक्सिबल हुई और बायोलॉजी या केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व की, और मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, प्रोडक्टिव फील हो रहा था कि मैंने किया। और मॉर्निंग में जब मैं बैठी वही क्वेश्चन सॉल्व करने, जिसको करते करते मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन फील होने लगा था, वो जब मैं करने लगी तो मेरे वही क्वेश्चन 30 मिनट में सॉल्व हो गए। तो ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी सीखी थी अपने मेंटोर से। मेंटोर ने एक और बात बताई थी, जो कि है कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि भावना, एक बात बताओ कि ड्रॉपर के पास एक सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होती है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक्सपीरियंस सबसे बड़ी एडवांटेज होती है, क्योंकि हमें पता है कि मैंने कहाँ पिछली बार गलत हुई थी, और मुझे क्या करना है, मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, जो बाकी बच्चों को नहीं पता होता। तो ये एक डिसएडवांटेज नहीं होता, ये एक एडवांटेज होता है। और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने एक फ्रेंड के बारे में बताया था, जिसका 5th अटेम्प्ट में मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन अभी वो इतने बड़े रेप्यूटेड हॉस्पिटल में सर्जन है। और उन्होंने मुझे इससे एक चीज़ बताई थी कि हमारे अटेम्प्ट्स डिसाइड नहीं करते हमारी सक्सेस, हमारी कंसिस्टेंसी डिसाइड करती है। तो गाइस, ड्रॉपर्स की एक रियलिटी होती है जो मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ कि उनकी जर्नी 10 टाइम्स हार्डर होती है, क्योंकि हमारे
हमारे सराउंडिंग में लोनलीनेस होती है, हमारे जो भी फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हम बात करते थे या क्लासमेट्स होते हैं वो सारे के सारे कॉलेज में सेटल हो चुके होते हैं और हम यहाँ क्या कर रहे होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिससे हमें और डिमोटिवेशन होता है, लोनलीनेस आती है, ये प्रेशर तो होता ही है, एज फैक्टर भी होता है कि भाई सब मतलब हम लोग अभी तक अटेम्प्ट्स ही दिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद एक मनी प्रॉब्लम भी होती है, फाइनेंशियल इश्यूज, जो कि हम अपने पेरेंट्स पे इतना ज़्यादा अभी भी हमें उनका सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियली, बहुत सारी चीज़ें होती है, लोनलीनेस होती है। तो ये हमारे जो ये सब चीज़ें जो होती है वो एक ड्रॉपर की जर्नी को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देता है। लेकिन मेरे मेंटोर ने मुझे एक बात बोली थी कि जो ड्रॉपर्स होते हैं ना वो वॉरियर्स होते हैं, वो लूजर्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ईजी ऑप्शन था कि हम एक नॉर्मल कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या डिसाइड किया कि हम अपने ड्रीम के लिए हम फाइट करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पॉइंट होता है हमारी लाइफ का। और उन्होंने मुझे बताया कि जब वो आईआईटी में थे तो उनके साथ बहुत सारे ड्रॉपर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट्स थे, उनका मैच्योरिटी लेवल, उनकी हंगर सक्सेस के लिए वो बहुत ज़्यादा ही फ्रेश टाइमर्स वालों से बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा थी, तो उनसे वो खुद इंस्पायर्ड हो जाते थे। तो ड्रॉपर्स होना इज़ नॉट लाइक कि एक डिसएडवांटेज, हम उसको एज एन एडवांटेज यूज़ कर सकते हैं अपने अपनी जर्नी में। डॉन ने मुझे एक और बात बोली थी कि इट्स नॉट अबाउट कि हाउ मेनी टाइम्स वी फेल, इट्स अबाउट हाउ मेनी टाइम्स वी राइज। मतलब उन्होंने बताया था कि वो भी आईआईटी की जर्नी में बहुत बार फेल हुए थे, मतलब बहुत बार गिरे थे, मतलब बहुत बार उनको डिमोटिवेशन आया था, लेकिन वो हर बार ही राइज हुए थे, इसलिए उनको सक्सेस मिली। और लाइक हु नोज़, हमारी स्टोरी अभी जो स्टार्ट हुई है और अभी हम ड्रॉपर हैं, तो बाद में हम टॉपर भी तो बन सकते हैं ना। तो वाई टू गिव अप गाइज। ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उन्होंने बोला था कि जो सक्सेस होती है वो रिपीटेड होती है, लाइक जो हम चीज़ें रिपीटेड करते हैं इसी की वजह से हमें सक्सेस मिलती है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहली चीज़ है स्मॉल बिल्डअप्स। लाइक अगर हम फर्स्ट डे से ही 12 घंटे का टारगेट रखेंगे तो कभी पूरा नहीं होगा। स्टार्टिंग में हमें 4 घंटे हो सकते हैं, फिर धीरे धीरे मंथ के एंड तक या फिर 15 डेज़ में हम उसको बढ़ा के 12 आवर्स कर सकते हैं। एक ही दिन में अगर हम पहला दिन ही टारगेट 12 घंटे का रखेंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा और उससे डिमोटिवेशन आएगा और फिर हमें आगे अगले दिन का करने में मन नहीं करेगा। ऐसे ही जो 300 क्वेश्चंस का जो टारगेट है वो पहले दिन ही 300 क्वेश्चंस नहीं हो जाते हैं। पहले दिन बहुत कम क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन धीरे धीरे 100 से 120 क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके बाद 150 होंगे, फिर 200 होंगे, फिर 250, ऐसे करके क्वेश्चंस इंक्रीज करे जाते हैं। मेरा भी जब मैंने फर्स्ट ट्राई किया था तो मेरे 180 क्वेश्चंस ही हुए थे पहले दिन, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे इंक्रीज किया और मेरे 300 क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं। गाइज, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सब कुछ ट्रैक करो, या फिर आप एक्सेल शीट बना सकते हो या फिर किसी ऐप का यूज़ कर सकते हो कि हर चीज़ को ट्रैक करने के लिए कि कैसे आपने कितने क्वेश्चन किए, उसमें से आपके कितने इनकरेक्ट या कितने करेक्ट हुए। या फिर उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि आपके स्टडी आवर्स कितने हैं, वीक पॉइंट्स कितने हैं आपके, मतलब कौन से वीक पॉइंट्स हैं, किधर आपकी ज़्यादा गलतियाँ हो रही है, कहाँ सिलिंग मिस्टेक्स हो रही है, ये सब आप एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद है कि आप मतलब क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफर दो रेदर देन क्वांटिटी। क्योंकि अगर आप 300 क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन आप ठीक से नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप 100 क्वेश्चन भी करो लेकिन फुल फोकस के साथ करो तो वो 300 क्वेश्चन के बराबर ही है और वो उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। बट आपको जितने भी क्वेश्चन करना है वो बहुत ज़्यादा फोकस के साथ करने हैं। मेरे मेंटोर ने मुझे ये बताया था कि जब उनका एग्ज़ाम था उससे एक वीक पहले उन्होंने एक अपना एरर नोटबुक बनाई हुई थी जिसको उन्होंने एक वीक पहले रिवाइज किया था, और उसके अंदर उनके जो भी क्वेश्चन गलत होते थे वो उन्होंने वो लिखा था। सिली मिस्टेक्स होती थी, कैसे होती थी, कितनी होती थी, किस जगह किस एरियाज़ में उनकी गलतियाँ होती थी, तो वो सब उन्होंने अपने वीक पॉइंट सारे उधर लिख रखे थे और उन्होंने एग्ज़ाम से पहले वो सब रिवाइज किए और सरप्राइजिंगली 80% ऑफ द पेपर वहीं से आया था। तो हमें भी वो सब चीज़ें करनी चाहिए जहाँ पे हमारी गलती है, अपने लूप होल्स को फिक्स करना चाहिए। और उसके बाद एक चीज़ आती है विच इज़ कंपैरिजन नहीं होना चाहिए हमारा, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरे से कि दूसरा 500 क्वेश्चन कर रहा है और हम इतने क्वेश्चन कर रहे हैं तो उससे हमें डिमोटिवेशन आएगा, डिप्रेशन फील होगा। और गाइज, कंपैरिजन किल्स जॉय, और इसकी वजह से हम अपनी जो नॉर्मल सी जर्नी है वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी ब्रिलियंट है। नीट में, जेईई में सब कोई ब्रिलियंट बच्चा आता है, तो हम क्या सबसे कंपेयर करके अपनी जर्नी को ऐसे ही करते रहेंगे? क्योंकि ऐसे नहीं होता है गाइज। अपने ऊपर फोकस करेंगे तभी हमारी जर्नी कंप्लीट होती है। तो गाइज, अब आते हैं हमारे स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरी मेंटोर ने मुझे ये बताया था कि ये जो ब्रेक्स होते हैं वो हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं, और जब वो अपनी
आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने ब्रेक्स लिए थे। मतलब लाइक वो एक डे चूज़ करते थे लाइक संडे, और उसका आफ्टरनून वो फ्री रखते थे, जिससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारा फोकस बढ़ जाता है। ये हमारे फोकस को कम नहीं करता, इंक्रीज़ कर देता है। तो ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है हमारा 80-20 रूल, जिसमें हमारा जो होता है 80% ऑफ द पेपर आता है वो 20% ऑफ द सिलेबस में से आता है, इंपॉर्टेंट। और लास्ट के कुछ महीनों में जो एग्ज़ाम आने वाला होता है, तो हमें वो रिवाइज करना चाहिए जो हमारा बेस्ट है। कुछ नया नहीं ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ से अपने नंबर पहले कंफर्म कर लेने चाहिए, और कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद है लास्ट ईयर फिर उसके बाद आता है गाइस हमारा लास्ट ईयर ब्लूप्रिंट्स, जिसमें लास्ट 10 ईयर्स के PYQs और उसके टॉपिक्स, जो भी रिपीटेड टॉपिक्स है, वो हमें एनालाइज करने चाहिए। क्योंकि गाइस हार्ड वर्क्स, स्मार्ट वर्क्स बीट हार्ड वर्क्स, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, जो हमें हमारी जर्नी को थोड़ा स्मूथ करेगी, और हमें समझने में, एनालाइज करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि हमारे लिए इस टाइम पे क्या सही है और क्या गलत है। तो गाइज उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे सिलेक्टिव स्टडी ग्रुप्स। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी मेंटोर ने भी ऐसा बोला था कि जब वो आईआईटी की प्रिपरेशन करते थे, उनके 2-3 ऐसे सीरियस स्टूडेंट्स थे या फ्रेंड्स थे जो कि बहुत अच्छे थे पढ़ाई में और कोई गॉसिप वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करते थे। तो उनको देख के उनको एक कॉम्पिटिटिव वाला फील आता था, और एक दूसरे के मार्क्स को देख के उनको मोटिवेशन मिलता था, और वो और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते थे ज़्यादा। सो गाइज अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों में, लाइक या गॉसिप वगैरह में, क्योंकि बाद में तो हम कर ही सकते हैं ना, ये सब खाली होंगे नीट के बाद। बट अभी जो है ना, एक दूसरे को कंपटीशन फील कराओ, और 2 दिन सीरियस स्टूडेंट्स पकड़ो और उसके साथ प्रिपरेशन शुरू कर दो। और सबसे लास्ट चीज़ ये है, जो कि है अपने ऊपर ट्रस्ट करना। क्योंकि गाइज एक दिन में या 2 दिन में या 10 दिन में तो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं दिखेगा किसी भी चीज़ का। इसको रिजल्ट के लिए टाइम लगता है, और हमारे जो ये जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ का ग्राफ जो होता है, वो एकदम लीनियर नहीं होता, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो उसमें टाइम लगता है। 3 महीने तक हम अगर अपनी लगे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो उसका रिजल्ट हमें दिखेगा। एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन दिखती है, 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में या 10 दिन में बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा। लगे रहना पड़ता है इस चीज़ के लिए कंटिन्यूसली। तो गाइज ये था मेरी डे 11 की कंप्लीट जर्नी पावर्ड बाय आईआईटीएन मेंटोर। और मेरे आईआईटीएन मेंटोर ने मुझे यही सिखाया था कि सक्सेस हमें मिलती नहीं है, मतलब सक्सेस हमें ऐसे ही नहीं मिल जाती, इसको परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी ही मिलती है। और यही मैं कर रही हूँ अपनी जर्नी में। और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं ये सब कर सकती हूँ ना, तो आप भी ये सब कर सकते हो। और मैं अपनी इस जर्नी में आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि कैसे एक डेडिकेशन से और एक अच्छी गाइडेंस से और एक अच्छे मेंटोर की हेल्प से और ऑनेस्ट रहने से 4 महीने 19 दिन में भी नीट क्लियर करा जा सकता है, जो कि मैं कर रही हूँ। और जो चीज़ें मेरे लिए हेल्प करेगी वो मैं आप तक ज़रूर बताऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी, अपनी स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, जो गलतियाँ हैं वो बताऊंगी, अपने अप्स एंड डाउन्स दिखाऊंगी, और जो भी मेरी आगे जो भी जाके अप्स एंड डाउन्स आगे वो भी आपको दिखाऊंगी अनफिल्टर्ड। बिकॉज मुझे पता है ये बहुत इम्परफेक्ट जर्नी रहने वाली है, तो मैं इसको ऐसा ही रखूँगी। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये प्रूव करूँगी कि एक बेस्ट गाइडेंस की हेल्प से और एक प्रॉपर डेडिकेशन की हेल्प से कैसे सक्सेस को पाया जा सकता है। और इसमें आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप कितने आर्ट्स पढ़ रहे हैं, या फिर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है, आप कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपके पास गाइडेंस है या नहीं, या आपके पास कोई प्लान है या नहीं है, आप बिना प्लान के मूव करे जा रहे हैं। तो ये सब आप मुझे बता सकते हैं। उसके ऊपर मैं अपने मेंटोर से ये सब जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसके आंसर्स पूछ के एक नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर्स कर दूँगी। क्योंकि गाइज आप लोग अकेले नहीं हैं इस जर्नी में, हम लोग सब साथ हैं। क्योंकि आई नो एक ड्रॉपर का दुख क्या होता है। और सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दो, और आप शेयर भी कर सकते हो अपने नीट वॉरियर्स के साथ, और इसको सेव कर सकते हो, ताकि अगले टाइम जब भी आपको मोटिवेशन ना फील हो या फिर डिमोटिवेट फील हो, तो आप इसको देख सकते हो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे नीट वॉरियर्स हैं जो कि अपने टारगेट्स को कंप्लीट करते हैं, रोज़ 12 घंटे स्टडी करते हैं, और हम लोग एक दूसरे के डाउट सॉल्व करते हैं, अच्छे डाउट सब सॉल्व करते हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि लिटरली सीरियस होकर पढ़ते हैं। और आप अगर ऐसे एनवायरनमेंट में रहोगे जहाँ पे बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, तो आपका मन भी करेगा पढ़ने का। बिकॉज आई नो ड्रॉपर जो है आजकल, मोस्ट ऑफ द ड्रॉपर्स जो हैं वो घर से पढ़ रहे हैं, तो उनको एक वो पढ़ने वाला कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिलता है देखने को, और इसकी वजह से वो डीमोटिवेट फील हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने अपना एक टेलीग्राम कम्युनिटी बनाया, जहाँ पे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब नीट वॉरियर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा अपने टारगेट्स शेयर करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, अपने स्टडी आर्ट्स शेयर करते हैं, जिससे बाकी बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है। तो आप भी कर सकते हैं ज्वाइन